नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान से टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो ना, तो आपका 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस तैयार हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस कर सकोगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये 20 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस है। पहला आपका भूमि, दूसरा आपका भवन, ठीक है, तीसरा आपका जल है और चौथा आपका खनिज है। ठीक है, तो हम सभी को पता है दोस्तों कि प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो जो है सो मानव नहीं बनाता है। ठीक है, वो प्रकृति ही अपना निर्माण खुद करता है। ठीक है, उसमें मानव का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है, मानव उसको किसी भी प्रकार के से उसको नहीं बनाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन आपका कौन नहीं है, वो है आपका भवन। ठीक है, क्योंकि भवन कौन बनाता है, ये मानव ने तैयार किया है। ठीक है, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बाकी इधर भूमि आपका प्राकृतिक संसाधन है, जल भी आपका प्राकृतिक संसाधन है, खनिज भी आपका प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, भूमि क्यों नहीं, भवन क्यों नहीं है, क्योंकि ये आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं, ये मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, भवन यानी कि जो घर है वो हम लोगों ने बनाया है ना, मानव ने बनाया है, तो भवन आपका मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि जल किस प्रकार का संसाधन है। आप समझते हैं कि जल किस प्रकार का संसाधन है। समाप्य, समाप्य है ना, नवीकरणीय, अनवीकरणीय या फिर कृत्रिम। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा नवीकरणीय। क्योंकि एक बार जब जल खत्म हो जाता है तो वो फिर नवीकरणीय होता है, यानी कि पुनः पूर्ति योग्य होता है। ठीक है, फिर से वो बादल बनता है, फिर से वो नीचे ज़मीन पर गिरता है। ठीक है, फिर वो वाष्पन विधि द्वारा, है ना, फिर वो ऊपर जाता है, फिर वो बादल बन के, ये प्रक्रिया जो है सो चलते रहता है। ठीक है, जल चक्र का निर्माण करता है। ठीक है, इसलिए जो है सो ये नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नवीकरणीय संसाधन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। चावल, मोटे अनाज, ज्वार या फिर कपास। ओके, तो इनमें जो रबी फसल है दोस्तों, वो है ऑप्शन सी, यानी कि ज्वार। ठीक है, ज्वार जो है वो आपका है क्या चीज़, रबी फसल है, याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग खरीफ फसल के एग्जाम्पल जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखें, है ना, मैं उसका वेट करूँगा। ठीक है, जो भी अच्छे कमेंट करेंगे उस कमेंट को पिन किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट है कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। तो झारखंड में जो कोडरमा है वो सबसे ज़्यादा कौन सा खनिज उत्पादन करता है और अब सबसे आगे है। ठीक है, तो वो करता है अभ्रक का, याद रखिएगा अभ्रक का। ठीक है, झारखंड में जो स्थित कोडरमा है वो क्या चीज़ का ज़्यादा उत्पादन करता है, वो करता है अभ्रक का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण कहेंगे क्योंकि कोई भी चीज़ को जैसे मान लीजिए गेहूं है। ठीक है, ये मान लीजिए गेहूं इस है, और गेहूं को जब तक हम उसको मूल्यवान चीज़ों में परिवर्तित कर देते हैं, इसको फैक्ट्री में ले जाके इसको क्या करें, इसको किए हम बिस्कुट बना दिए। ठीक है, तो क्या किए, एक विनिर्माण किए कि नहीं, जो चीज़ है उसको हम मूल्यवान में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहले ये 2 रुपये का था, तो जब ये बिस्किट के रूप में आया तो ये 4 रुपये का हो गया, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, है ना। तो कोई भी चीज़ को हम जब विनिर्माण करते हैं अधिक मात्रा में, है ना, और वो चीज़ को हम मूल्यवान वस्तु में बदल देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विनिर्माण कहेंगे। ठीक है, यानी कि चीज़ों को जो है सो अधिक मूल्य में बना देना। ठीक है, तो उसे हम लोग विनिर्माण कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि बेल्जियम में कौन सी दो प्रमुख भाषाएं बोली जाती हैं। तो बेल्जियम में दो जो प्रमुख भाषाएं बोली जाती थी दोस्तों, वो कौन सी बोली जाती थी, वो बोली जाती है फ्रेंच एंड डच। कौन सा, फ्रेंच और डच। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, किस किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण, है ना, सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट गलत हो चुका है, किस किस 2 बार हो गया है, इसलिए एक बार आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता, नहीं सत्ता, ओके, सत्ता। ठीक है, सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है, तो वो आपको सत्ता में होती है, वो एकात्मक शासन व्यवस्था में जो है सो पूरी सत्ता जो है सो केंद्रीय सरकार के पास होती है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शंस
आपका हो जाएगा बी यानी कि एकात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में होने वाली विवादों का निपटारा कौन करता है। मतलब मान लीजिए केंद्र सरकार यानी कि अभी जो बीजेपी है, अभी केंद्र सरकार में कौन बैठा है, बीजेपी है ना, श्री नरेंद्र मोदी है ना। और अगर मान लीजिए राज्य सरकार के बीच में कोई विवाद चल रहा हो, ठीक है, कोई विवाद हो चुका हो, तो इसका जो निपटारा करेगा, इसका भी निपटारा होने के लिए कोई कानून व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं। तो इसका जो निपटारा करेगा वो कौन करेगा, तो ये करेगा न्यायपालिका। कौन करेगा, न्यायपालिका। ठीक है, यही है जो दोनों के बीच की जो विवाद है वो सुलझाएगा। ठीक है, याद रखिएगा न्यायपालिका। ठीक है, और ये सारी क्वेश्चंस दोस्तों आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि मैं जैसे ही और वीडियो लाऊं सोशल साइंस में तो सबसे पहले आप लोग के पास वो वीडियो पहुंच सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं कि चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं। मान लीजिए चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, राजनीतिक दल कहेंगे। ठीक है, अभी जो राजनीतिक दल है वो किसका है, इंडिया में, हमारी जो इंडिया है भारत में, अभी किस राजनीतिक दल का जो है सो सरकार है, वो है बीजेपी का। ओके, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी वो किस पार्टी से हैं, वो है बीजेपी से। किससे हैं, बीजेपी से। ओके, याद रखिएगा, इसी का भी राजनीतिक दल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डॉट 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 क्षेत्र की गतिविधि है। मतलब कि किसी भी कोई भी वस्तु है वो प्राकृतिक प्रक्रिया से है ना उत्पादन अगर होता है तो वो कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या फिर उद्योग। तो हम लोग को पता है दोस्तों क्या चीज़ है, क्या चीज़ पता है कि प्राथमिक क्रियाएं वो होती है जो जमीनी लेवल से जुड़ा हो। ठीक है, जो प्राकृतिक से जुड़ा हो, जैसे है ना, जो यहाँ पर लिखा है ना प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है, उसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट है कि कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर डेयरी डेयरी लिखा गया है, डेयरी होगा, क्या होगा, डेयरी, याद रखिएगा, डेयरी। ठीक, कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से संबंधित है। कृषि मैंने आपको बताया, खेती ये भी एक ज़मीनी लेवल से जुड़ा हुआ कृषि है, तो ये क्या चीज़ के अंतर्गत आएगा, वो आ जाएगा आपका ऑप्शन ये यानी कि प्राथमिक। ठीक है, जो भी प्राकृतिक से जुड़ा है, प्राकृतिक से जुड़ा हुआ कृषि होता है, कार्य होता है, वो सारे प्राथमिक क्रियाएं के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन नहीं है, ऑप्शन बी यानी कि बैंकिंग। बैंकिंग क्या है, ये है तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ लोगों को सेवा प्रदान की जाती है। बैंक में क्या किया जाता है, लोगों की सेवा की जाती है ना एक तरह से, तो ये चीज़ हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंकिंग। ओके, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आएगा, ये आपका आएगा क्या चीज़, ये आएगा आपका तृतीयक क्षेत्र में। बाकी बात रहा मत्स्य पालन, ये भी एक प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्रिया है। खनन भी आपका प्राथमिक क्रिया है, और खेती भी आपका क्या है, प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे बड़ी रोजगार उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र उभरा है, ऑप्शन बी यानी कि तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र में ही लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलता है ना, यहाँ पर ही सब सरकारी नौकरी वगैरह जितने भी चीज़ें हैं सब तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जो लोगों को सेवा प्रदान करती है। ठीक है, तो यही जो है सो भारत में सभी को रोजगार, बड़ी मात्रा में रोजगार उत्पादन, रोजगार क्षेत्र में एक बड़ी क्षेत्र रूप में क्या है, उभरा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, है ना, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो शेयर कीजिए ताकि दोस्त आप सभी का ये सब कभी सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। डेल्टाओं होगा, यहाँ पर डेल्टाओं हो जाएगा, हो गया है। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, अगली बार से ये सभी ख्यालों को ध्यान रखा जाएगा और आप सभी के लिए बेटर से बेटर है ना कंटेंट को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, आगे से ये गलती नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है डेल्टाओं हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो किस प्रकार की पाई जाती है, तो वो पाई जाती है दोस्तों, आप सभी याद रखिएगा कि जो पूर्वी क्षेत्र है ना भारत, जैसे मान लीजिए ये आपका इधर भारत है। ठीक है, भारत की जो पूर्वी क्षेत्र है इधर है ना, पूर्वी क्षेत्र, तो इधर के जो भी गंगा मैदान जो जलोढ़ मिट्टी आता है ना, मैंने आपको बताया था
कि गंगा नदी द्वारा जलोढ़ मिट्टी लाया जाता है और वो पूर्वी डेल्टाओं पर बिखेर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि जलोढ़ मिट्टी। पूर्वी क्षेत्र में अधिकतर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और भारत के उत्तरी मैदान में भी पूरा जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर चलते हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। मतलब वहाँ भूमि जो एक तरह से क्षय हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका जो है सो मुख्य कारण क्या है, तो वो है आपका अधिक सिंचाई। लोग वहाँ अधिक सिंचाई कर देते हैं, अधिक से अधिक वहाँ पर पानी कर देते हैं, इसलिए क्या हो जाता है, वहाँ अधिक सिंचाई की वजह से जो है वहाँ पर भूमि का क्षय हो जाता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ किया गया था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीवीआई कर लीजिए आप लोग कि जो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, जो कि ब्राज़ील में है और ये जो 1992 को किया गया था, 1992 को जो है सो रियो डी जेनेरियो सम्मेलन किया गया था, याद रखिएगा। और कहाँ किया गया था, वो किया था ब्राज़ील में। इससे 3 क्वेश्चंस जो है सो मिल गया। पहला कि रियो डी जेनेरियो में किया गया था और ये कहाँ है, ब्राज़ील में है, और ये 1992 को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते कि भारतीय वन जीवन अधिनियम रक्षण कब लागू किया, यानी कि भारतीय वन है उसके जो अधिनियम बनाया गया, कानून व्यवस्था बनाया गया, वो कब बनाया गया, तो 1972 को, याद रखिएगा। 1972 को जो है सो 1972 में जो भारतीय वन जीवन है उसका लिए कानून बनाया गया है ना, तो 1972 को बनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, निम्न कौन से देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो फल और सब्जियों का जो पूरा बड़ा उत्पादक देश है वो कौन है, वो है हमारा प्यारा सा भारत। ठीक है, भारत जो है सो सबसे ज़्यादा फल और सब्जी का उत्पादन करता है। पाकिस्तान तो होगा नहीं, उसका क्या हाल है आप सभी को पता ही है ना। कनाडा यूएसए नहीं होगा, भारत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पाकिस्तान को और इंडिया देता है ना, हेल्प करता है। ठीक है, तो पाकिस्तान नहीं होगा, भारत होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं कि इनमें से कौन एक रेशेदार फसल है। यहाँ पर रिश्तेदार हो गया है, ठीक है, रेशेदार हो जाएगा, रेशेदार। ठीक है, रेशेदार फसल है, तो कौन है, कपास या जूट, ये जो है सो एक रेशेदार फसल है। ठीक है, तो याद रखिएगा कपास या फिर जूट जो है सो एक रेशेदार फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, किस ऊर्जा खनिज को काला सोना कहा जाता है। तो किस ऊर्जा खनिज को काला सोना के नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं दोस्तों कोयला। कोयला जो है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, एक जो है सो काला सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये था 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन सभी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, है ना। चैनल में इसी प्रकार का वीडियो आते रहता है, सभी वीडियो को देखिए, है ना। और इसी तरह आप लोग जो है सो तैयारी करते जाइए, है ना। और हम लोग सभी मिल के एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जैसे जैसे ही ये सारे वीडियो मैं लाऊं तो सबसे पहले मैं आप लोगों के पास वो वीडियो पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।